हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आज अपन स्टार्ट करेंगे जीव विज्ञान के अंदर मानव तंत्र के बारे में। तो मानव तंत्रों के अंदर सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो पाचन तंत्र के अध्ययन से पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि पाचन क्या है। तो देखिए, वे जीव या कोई भी जीव जो भोजन ग्रहण करता है वो अपने भोजन से प्राप्त पोषक तत्व को अवशोषण योग्य सरल, चाहे वो भौतिक चाहे वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उनको परिवर्तित कर दे। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जीव वो अपने ग्रहण किए गए भोजन को सरल यानी जटिल से सरल रूप में और अविसरणीय से विसरणीय रूप में परिवर्तित कर दे, ऐसी जो प्रक्रिया है वो पाचन कहलाती है। और पाचन तंत्र का मतलब ये होता है कि वह सभी इकाइयाँ जो पाचन में भाग लेती हैं उन्हें कहते हैं पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में अगर बात करें मानव पाचन तंत्र की, तो इसमें मुख गुहा से लेकर गुदा तक के जो अंग हैं वो सभी पाचन इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। तो इन सभी को मिलाकर अपन कहेंगे पाचन तंत्र। तो सबसे पहले आपको परिभाषा बता देता हूँ। पाचन की जो परिभाषा है वो है पाचन के भोजन के जटिल व अविसरणशील, जटिल का मतलब तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और अविसरणशील का मतलब ऐसा भाग, ऐसा द्रव्य, ऐसा पदार्थ जिसका विसरण न हो सके, मतलब एक भाग से दूसरे भाग में अवशोषित न किया जा सके, उसको कहते हैं अविसरणशील कण। कणों को सरल व विसरणशील कणों के अंदर परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है उसे अपन कहते हैं पाचन, ठीक है। तो अब पाचन तंत्र के अंतर्गत अपन, मैंने अभी बताया आपको, पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल से लेकर जो गुदा वाला पार्ट है उस पूरे को अपन एक सुविकसित आहार नाल कहते हैं जो मनुष्य में पाई जाती है। अब अपन पाचन तंत्र को दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले डिवाइड करते हैं आहार नाल में, और उसके बाद में सहायक और कुछ पाचक ग्रंथियां हैं उनमें डिवाइड करेंगे। तो आपको यहाँ से नोट करना है कि आहार नाल क्या है। देखिए, अपने मनुष्य की बात करें तो मानव में जो आहार नाल है वो एक कंप्लीट आहार नाल है। कंप्लीट आहार नाल से अपना मतलब क्या है कि यह मुख से स्टार्ट होकर और गुदा पे खत्म होती है। इसके अंतर्गत जितने भी जो अंग हैं उनका सबका विशिष्ट कार्य है जो भोजन को व्यवस्थित तरीके से पाचित करने में सहायक होते हैं। इसकी लंबाई आपके जनरली एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये की पॉइंट है, तो इसको आप 7 से 9 मीटर याद रख सकते हैं। एवरेज अपन बोलेंगे 25 फुट के अराउंड इसकी लंबाई होती है आहार नाल की। और ये क्या है, एक कुंडलित संरचना है। आहार नाल क्या है, कुंडलित संरचना है, और इसकी ये बनावट ही भोजन को पाचित करने में सहायता प्रदान करती है। मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रसिका, उस दौरान बताऊंगा भोजन की क्रमाकुंचन गतियाँ, ठीक है, याद रखना कुंडलित संरचना। इसके बाद में बात करेंगे आहार नाल एक अधर सतह पर उपस्थित होती है। मतलब मानव का जो शरीर होता है वो 2 सतहों में डिवाइड होता है। पहली आगे वाली जो सतह दिख रही है उसे अपन बोलते हैं अधर सतह, और पीछे वाली जो सतह है अपनी उसे अपन बोलेंगे पृष्ठ सतह। तो अपनी जो आहार नाल का जो पूरे तंत्र है, अंग है, वो सभी कहाँ पाए जाते हैं, अगली सतह पे पाई जाती हैं। इसलिए बोलते हैं आहार नाल अधर सतह पर पाई जाती है। और अगर बात करें इसकी उत्पत्ति, देखो कोई भी जीव है वो बना होता है 3 जनन स्तरों से। अपन सबसे पहले बात करेंगे बाह्य जन स्तर, मध्य जन स्तर और अंतजन स्तर। इंग्लिश में बोलते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। जो आहार नाल है वो बनी होती है एक्टोडर्म से, यानी बाह्य जन स्तर, सबसे बाहर की ओर 3 प्रकार के स्तर है। मैं जब भ्रूण विज्ञान आपको पढ़ाऊंगा उस समय इनके बारे में बताऊंगा। अभी तक याद रखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यहाँ से आहार नाल की उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से होती है, ठीक है। इसके बाद में ये जो पार्ट है ये अपन आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब एक बार सुनो, अगर पूछ ले आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि उत्पत्ति का एक क्वेश्चन आता है, उत्पत्ति का, कि निम्न में से कौन सा आहार नाल का अंग है जिसका एक्टोडर्म से उत्पत्ति हुई है, मेजोडर्म से हुई है। वैसे मेजोडर्म से किसी भी अंग की उत्पत्ति आहार नाल के अंदर नहीं मानी जाती है, जनरली एक्टोडर्म और एंडोडर्म से ही मानी जाती है। तो आपको याद रखना है मुख, मुख गुहा और तालव भाग का कठोर तालव भाग, जहाँ मैग्जिला और पेलेटाइन ग्रंथि बोन पाई जाती है,
वो जो भाग है एक्टोडर्म से होता है। इसके अलावा जो कोमल तालु है और मलाशय है ये पाया जाता है एंडोडर्म से, इनकी उत्पत्ति मानी गई है। इसके अलावा गुदीय नाल, मलाशय और गुदा, इनको एक्टोडर्म से अपन मानते हैं इनकी उत्पत्ति। तो यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई तो आप उसे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज दिएंगे, मैं आपको अगर पॉसिबल होगा जहाँ तक रिप्लाई करूँगा। अब इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं आहार नाल के आगे का भाग, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे मुख के बारे में, और मुख से होते हुए अपन चलेंगे मुख गुहा में। मुख गुहा में जैसे ही प्रवेश करते हैं अपन को अंदर एक पेशीय संरचना दिखाई देती है। रुको, पहले अपन पढ़ेंगे पहले सबसे पहले मुख, माउथ। तो अपना जो आहार नाल का अधर सतह है, उस अधर सतह के ऊपर अनुप्रस्थ काट पाया जाता है, जिसपे बाहर की ओर दो होठ यानी ओष्ठ, लिप्स, समझते हो ना लिप्स, हाँ, तो उन लिप्स से घिरी हुई संरचना होती है, उसे अपन बेटा क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं, जिसको प्यार से मुंडा भी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? मुंडो। तो बेटा अब ध्यान रखिए, मुख, मुख क्या है? आहार नाल का सबसे पहला भाग है जो दो होठों या ओष्ठनुमा संरचनाओं से घिरा होता है। इन ओष्ठनुमा संरचनाओं के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती है, लेबियल नाम की ग्रंथि जो चिकनाहट प्रदान करती है। अगर सर्दियों में आपके होठ अगर फटने भी लग जाएं तो बोरोप्लस की जगह लेबियल ग्रंथि काम करती है। ये कोई पाचन में इसका मुख्य रोल नहीं है, ये भोजन को चबाते समय बाहर की ओर गिर न जाए, केवल यही काम है। आगे बढ़ते हैं, मुख गुहा की बात करते हैं। तो मुख के अंदर क्या पाई जाती है? मुख गुहा पाई जाती है बेटा। अब मुख गुहा की बात करें तो मुख गुहा वह गुहा है, यह जनरली मुख्यतः अगर बात करें इसके फर्श यानी तल की बात करें, यानी इसका जो फर्श है वो बना होता है जिब यानी जिह्वा से। किससे मिलकर बना है? जिह्वा या टंग बोलते हैं इसे बेटा, जिह्वा, इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और जो पार्श्व भाग होता है जो जबड़े में धसे दंत, दंतों से निर्माण, यानी मुख गुहा का जो पार्श्व भाग बना होता है वो दांतों से मिलकर बना होता है, और इसका जो फर्श तैयार होता है वो जिह्वा से तैयार होता है। अगर बात मैं करूं छत की, मुख गुहा के जो छत का निर्माण करता है उसे अपन बोलते हैं तालव। क्या बोलते हैं बेटा? तालव बोलते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ आपको ये नोट कर लेना, मुख गुहा के तीन भाग, जीभ, दांत और तालव। ये जीभ क्या किसका निर्माण करती है? लिख लेना साथ में, ये इसके फर्श का काम करती है। किसके? मुख गुहा के। दांत क्या करते हैं? ये पार्श्व दिशा या पार्श्व में पाए जाते हैं, या पार्श्व दीवारों का निर्माण करते हैं। किसकी दीवारों का? मुख गुहा की दीवारों का निर्माण करते हैं। और तालव क्या करता है? तालव मुख गुहा की छत, जिसको अपन रूफ भी बोलते हैं बेटा, इसको नोट कर लेना साथ में। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तालव के बारे में। हेडिंग लगाइए तालव। तो तालव हेडिंग लगाएंगे सभी, ये नोट्स आप साथ साथ में लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तालव, ये जो तालव भाग कौन सा होता है सर? ये अपन एक अब अपने जो पड़ोसी या सहपाठी छात्र है उसका मुंह खोल के देखना, ऊपर की ओर दांत के पीछे की ओर जो फर्श दिखाई देगा उस फर्श को ही अपन क्या बोलते हैं? तालव बोलते हैं। और ये जो तालव है ये दो भागों में डिवाइड होता है। कितने भागों में डिवाइड होता है बेटा? दो भागों में डिवाइड होता है। पहले को अपन बोलते हैं अग्र। देखो जैसे मान लो आपने ये मुंह खोल के देखा, ठीक है, किसी पास वाले छात्र का, ये उसके गंदे से दांत है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऐसी लाइनें दिखेंगी और पीछे एक कुछ पेशी लटकी हुई संरचना मिलेगी, ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं यूवुला। मुख के अंदर दिखेगी बेटा, ये ध्यान से देखना ना, ये यहाँ पर जीभ हो गई, ठीक है। तो ये तो यूवुला है, इसका कार्यक्रम भी बताऊंगा ये क्या करता है। ये आपके दांत हो गई, और ये ऊपर वाली छत्रनुमा संरचना, इसको कहते हैं, ये पूरा तालव होता है यहाँ तक। तो आगे का जो भाग होता है उसे बोलते हैं कठोर तालव। तो पहला जो भाग है वो है कठोर तालव। तो तालव दो भागों में डिवाइड है, कठोर तालव
तो कहने का मतलब मुख गुहा की छत, अगली छत, आगे वाला भाग, वो क्या कहलाता है? कठोर तालव। और पीछे वाला कहलाता है सरल या कोमल तालव। क्या बोलते हैं? सरल या कोमल तालव। ठीक है, तो तालव के कितने भाग हैं? कठोर तालव और कोमल तालव। अब देखो ये जो तालव को दो भागों में डिवाइड किया है, वो डिवाइड कठोरता और कोमलता के आधार पे किया है। लेकिन इस तालव के अंदर ये जो कठोरता आती है, ये दो अस्थियों से मिलकर बना होता है। एक अस्थि का नाम है पेलेटाइन अस्थि। क्या नाम है बेटा? पेलेटाइन अस्थि। और दूसरी का नाम है मैक्सिला। नाम तो सुना ही होगा, पेलेटाइन और मैक्सिला। इन दो अस्थियों की से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कठोर तालव। और इसी भाग पर कुछ लाइंस बनी होती हैं, उन लाइंस को अपन कहते हैं पेलेटाइन रगी। क्या बोलते हैं? पेलेटाइन रगी। ये लाइनिंग नुमा जो संरचनाएं हैं, ये जनरली मांसाहारियों प्राणियों के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित होती है। मांसाहारी प्राणी कठोर प्रकार के भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनमें ये सुविकसित पाई जाती है। पेलेटाइन रगी याद रखेंगे किसका भाग है? कठोर तालव का। और जो पृष्ठ भाग है कोमल तालव, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अस्थि पाई नहीं जाती। और इसका जो अंतिम भाग है वो यूला तक फैला होता है। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ साथ में जब मैं बोलता हूँ तभी आप लिख लेंगे। अब अपन मुख गुहा का अगला भाग, जिसको मैंने बताया था दांत, जो मुख गुहा की पार्श्व दीवारों का निर्माण करता है, दांत। ठीक है, टीथ बोलते हैं प्यार से इसको। हाँ तो बेटा, सबसे पहले जब भी दांतों की बात चलेगी तो दांतों के अध्ययन को जीव विज्ञान में जब भी अपन दांतों का अध्ययन करेंगे तो आपको याद रखना है कि कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत अपन दांतों का अध्ययन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या नाम है? ओडोंटोलॉजी। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है, संरचना या कार्य का। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? ओडोंटोलॉजी कहेंगे। और दांत के आधार पर मनुष्य के जो विशेषताएं वो अलग अलग है, लेकिन अपन सबसे पहले बात करेंगे जहां से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दांतों के ऊपर, तो दांत का जो सबसे बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है, इसे अपन कहते हैं इनेमल। इसके बारे में अधिकतर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो इनेमल के बारे में दांत पढ़ने से पहले इनेमल का पता होना चाहिए कि वास्तव में ये इनेमल है क्या चीज़। देखो, अपने जो दांत है, मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो उस स्ट्रक्चर में बताऊंगा आपको कि दांतों के सबसे बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है, उसी आवरण को, जैसे मान लो ये आपके दांत है और दांत के सबसे ऊपर की तरफ इस साइड यहाँ जो लेयर या परत पाई जाती है, उस परत को ही अपन क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और इनेमल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जंतु जगत का, कौन से जगत का? जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है। कौन? इनेमल। एक तो यह क्वेश्चन आता है कि जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है, और दांतों का सबसे बाह्य सुरक्षा आवरण कौन है? इनेमल ही है। और अगर ये कठोरतम है तो अपन को इसके संगठन में जाना चाहिए। सॉरी, संगठन का मतलब ये है कि ये किन से मिलकर बना होता है। देखो, कोई भी पदार्थ, उसकी कठोरता जनरली निर्भर करती है उसके अंदर पाए जाने वाले प्रतिशत मान, यानी अकार्बनिक पदार्थ की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। क्योंकि आपको पता है इनेमल के अंदर 96% अकार्बनिक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से ये कठोर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ और दांत का सबसे बाहरी जो आवरण है वो है इनेमल। और यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि इसका जो संगठन है वो 96% अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। अगर आपको पूछ ले कि इसका निर्माण कौन सी कोशिकाओं द्वारा होता है, तो आप लिख सकते हैं एमाइलो ब्लास्ट कोशिका। क्या नाम है? इमाइलो ब्लास्ट कोशिका। ठीक है,
इमाइलोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं ये किसका निर्माण करती है? ये इनेमल का निर्माण करने में सहायक होती है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं मानव दांत की। ठीक है, मानव दांत। अब देखो, मानव को दांतों की प्रकृति के आधार पे 3 वर्ड से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जो पहला वर्ड है उसे अपन बोलते हैं विषम दंती और गर्त दंती और द्विबार दंती। 3 वर्ड याद रखने मानव दांत के बारे में। सबसे पहला वर्ड है विषम दंती। हर वर्ड का मतलब है, एक इन्हें बोल सकते हैं मानव क्या है? गर्त दंती है। ठीक है, और एक शब्द और है जिसे अपन बोलते हैं द्विबार दंती। हाँ, तो सबसे पहले जो विषम दंती क्यों बोला है मानव को? क्योंकि इनके अंदर जो दांत पाए जाते हैं वो संरचना व कार्य सॉरी, देखो, एक तो मैंने बोला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, संरचना और कार्य, इनके आधार पर इनको क्या बोला गया है? विषम दंती। क्योंकि 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं मानव में, उनका कार्य और संरचना सबकी अलग अलग है, इसलिए मैं इनको प्यार से क्या बोल सकता हूँ? विषम दंती। ठीक है, और गर्त दंती में मानव को क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो मानव के दांत हैं प्यारे प्यारे, वो धसे होते हैं अस्थि के सॉकेट में। अस्थि का एक खांचा बना होता है, उस खांचे में धसे होते हैं मानव के दांत, इसलिए मैं इसे क्या बोलता हूँ? गर्त दंती, यानी गर्त सांचा या गर्त बोल सकते हैं। द्विबार दंती का मतलब क्या होता है बेटा? द्विबार दंती का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव के अंदर दांतों का 2 बार आना। कितनी बार? 2 बार आने की प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे? द्विबार दंती कहेंगे। आप इसी के साथ नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा दांतों के प्रकार। ठीक है, यहां तक लिख लेना। अब देखो, दांत अभी मैंने बताया कि कितने प्रकार के होते हैं? 4। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। सबसे पहला नाम है कृतनक, दूसरा नाम है रदनक, थर्ड अग्रच्वर्णक और 4 है च्वर्णक। अब देखो, इनको प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कृतनक को इंसाइजर कहेंगे, रदनक को कैनाइन कहेंगे, जिसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। अग्रच्वर्णक को प्रीमोलर कहेंगे और च्वर्णक को कहेंगे मोलर। अब देखो, यहाँ पर इनका जो कार्य है इनके नाम में छुपा है। जैसे मैंने बोला कृतनक, कृतनक का मतलब होता है काटना और कुतरना। कैसे काटना, कैसे कुतरना। तो मतलब ये वो दांत हैं जिनका कार्य क्या होता है? काटना और कुतरना। रदनक का कार्य होता है चीर फाड़ करना। क्या करना? चीरना व फाड़ना। किसको? भोजन को। किसको? भोजन को। चीर फाड़ करने का कार्य कौन है? रदनक प्रकार के दांतों का होता है। अग्रच्वर्णक और च्वर्णक का कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है भोजन को